एक यूएन अधिकारी को भारत ने एयरपोर्ट से लौटा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एयर इंडिया क्रैश की सच्चाई सामने लाना चाहता था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक ठंडी सरकारी चुप्पी। और फिर रिपोर्ट आई कि ये अधिकारी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया था एयरक्राफ्ट हादसे की जांच के लिए। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत सिर्फ अपनी सॉवरेंटी की रक्षा कर रहा है, या फिर इस हादसे के पीछे कुछ ऐसा है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय जांच की नजरों से बचाया जा रहा है? क्योंकि ठीक उसी दौरान दिल्ली में एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्से, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, खोले जा रहे थे। और जैसे ही डेटा सामने आया, डीजीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने माना कि इसमें कुछ सेकंड की ऑडियो गायब है, जो रिकॉर्डिंग मिली है वो अधूरी है, और कुछ आवाजें हैं जो सुनाई ही नहीं देती। कोई कह रहा है ये तकनीकी खराबी है, कोई कह रहा है जानबूझकर ऐसा हुआ है। लेकिन इस स्टेज पर एक सीधा सवाल उठता है, क्या आप मानेंगे कि किसी ने जानबूझकर उस रिकॉर्डिंग से कुछ सेकंड हटा दिए हों? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो वो आवाजें आखिर कहां गईं? क्या ये कोई साजिश थी? क्या पायलट पर किसी ने दबाव डाला था? या ये हादसा नहीं, एक प्लान्ड इंसिडेंट था? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच के करीब जाती खबरें हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी एक जबरदस्त लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि एक क्लिक सिर्फ एल्गोरिथम नहीं, सच्चाई की ताकत भी बदल सकता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब कोई ग्लोबल गेम खेला जाए, आप सबसे पहले सच्चाई से वाकिफ हों। और अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो शायद इतिहास के सबसे शांत रेस्क्यू मिशंस में से एक था, ऑपरेशन सिंधु। जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अपने चरम पर था, भारत सरकार ने बिना किसी शोर शराबे के स्टेल्थ टेक्निक्स और हाई प्रिसिजन मॉनिटरिंग का उपयोग करके हजारों भारतीयों को बाहर निकाला। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई नेता का भाषण, बस प्लेन एक्सिक्यूशन, और लोग सुरक्षित भारत पहुंच गए। इतना प्रोफेशनली कि खुद रेस्क्यू होने वाले लोग भी समझ नहीं पाए कि उन्हें निकाला कब गया। अब जरा ठहर कर सोचिए, यूएन इन्वेस्टिगेटर को रोका गया, ब्लैक बॉक्स में ऑडियो गैप्स मिले, और एक हाई रिस्क रीजन से गुप्त रेस्क्यू मिशन चलाया गया। क्या ये तीनों घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं? या फिर एयर इंडिया क्रैश रीजन भी वही बनता जा रहा है जो कभी MH370 का बना था, एक ऐसा सच जो सबके सामने होते हुए भी अदृश्य बना रहे? अब सवाल ये उठता है, अगर एक हादसे की सच्चाई को छिपाया जा रहा है तो उसकी परछाई सबसे पहले कहां पड़ती है? जवाब साफ है, देश की सीमाओं पर। और जब किसी देश के अंदर सच्चाई को दबाया जा रहा हो तो उसका पहला असर उसकी सीमाओं पर दिखाई देता है। और ठीक यही हो रहा है भारत के पश्चिमी मोर्चे पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में एक भारतीय सैन्य काफिले को टारगेट करते हुए पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर फायर किया गया। लेकिन भारतीय सेना इस बार सिर्फ जवाब देने के मूड में नहीं थी, बल्कि उसने प्रोएक्टिव होकर प्रीएम्प्टिव आर्टिलरी स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 2 रणनीतिक बंकरों को निशाना बनाया गया। स्ट्राइक इतनी सटीक और प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड थी कि पाकिस्तान की ISPR तक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसी के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान सरकार ने अचानक अपने एयरस्पेस के 3 अहम रूट्स को बंद कर दिया और तर्क दिया एयर सेफ्टी के लिए। मगर क्या यह सच में सेफ्टी के लिए था, या फिर भारत की ओर से किसी एरियल रिटेलिएशन की आशंका ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? रॉ की इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 72 घंटों में पाकिस्तानी सर्वेलेंस ड्रोन्स ने कम से कम 3 बार भारतीय एयर स्पेस को टेस्ट करने की कोशिश की है, खासकर पंजाब और राजस्थान बॉर्डर के पास। इसे सैन्य भाषा में टैक्टिकल प्रोवोकेशन कहा जाता है, यानी जानबूझकर ऐसी हरकतें करना जिससे सामने वाला देश अस्थिर हो जाए और आप उसकी रिएक्शन स्पीड और रणनीति को समझ सकें। इस बार भारत ने न कोई बयान जारी किया, न कोई दिखावा, बस कार्रवाई की, वो भी सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। उधर पाकिस्तान की आंतरिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की सरकार अब शायद युद्ध की आशंका फैलाकर अपनी जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है। IMF डील अधर में है, डॉलर खत्म हो रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर पाबंदियां बढ़ रही हैं, और सैन्य प्रतिष्ठान के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा। ऐसे में भारत पाक सीमा पर एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए सबसे फायदेमंद डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। लेकिन इसी बीच दुनिया के दूसरी तरफ नेटो समिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आमने सामने बैठे, और ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद में बड़ी कटौती की जाएगी। साथ ही उन्होंने नेटो देशों को चेताया कि अब अमेरिका अकेला बोझ नहीं उठाएगा, बाकी देशों को भी अपने बजट बढ़ाने होंगे। और इसी बात को पकड़ते हुए नेटो ने एक आपात प्रस्ताव पास किया, जिसमें सभी सदस्य देशों को सलाह दी गई है कि अब उन्हें अपने GDP का कम से कम 5% हिस्सा सीधे रक्षा बजट में डालना होगा। जी हां, 5%। ये वही नेटो है जो पहले 2% टारगेट के लिए भी संघर्ष करता था। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य गठबंधन इतनी तेजी से अपने खर्च बढ़ा रही हो, तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये कोई सामान्य रणनीति नहीं,
बल्कि एक चेतावनी है। दुनिया अब शांति नहीं, स्थायी युद्ध की तैयारी कर रही है। और भारत के लिए यह सिग्नल और भी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ हमारी सीमाओं पर ड्रोन टेस्टिंग और स्नाइपर फायरिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक वॉर इकोनॉमी का जन्म हो रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान की सडन अग्रेशन, भारत की साइलेंट रिटेलिएशन और नेटो की ओपन मिलिट्री बजट डिक्लेरेशन, क्या ये तीनों घटनाएं बस इत्तेफाक हैं, या फिर ये सब किसी ऐसे इनविजिबल ग्लोबल मैकेनिज्म का हिस्सा है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को किसी बड़े टकराव की ओर ले जा रहा है? एक ऐसा टकराव जो शायद कागज पर अभी नहीं है, लेकिन मानसिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर शुरू हो चुका है। लेकिन अभी असली खतरा बाकी है, क्योंकि अब आग सुलग रही है उस जगह जहां से दुनिया की सबसे खतरनाक चिंगारियां उठती हैं। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर हाई प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं, और इस बार टारगेट बने हैं वो इलाके जिन्हें ईरान बैक्ड लॉजिस्टिकल हब्स कहा जा रहा है। लेकिन गाजा में मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि इनमें से कुछ मिसाइलें रेजिडेंशियल जोन से महज कुछ मीटर की दूरी पर गिरीं, यानी कोलैटरल डैमेज की आशंका फिर से बढ़ गई है। इस पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि इससे ठीक 12 घंटे पहले ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक नेवल मैन्यूवर शुरू किया था, जिसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने सबसे एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दिए। ये वही स्ट्रेट है जिससे दुनिया का 30% तेल गुजरता है, और इसकी ब्लॉक होने की आशंका ही ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को $120 प्रति बैरल तक पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सैटेलाइट फीड्स के अनुसार ईरान ने अपने नेवी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्क्रैम्बल कर दिया है, यानी अब कोई भी बाहरी सिस्टम ईरानी जहाजों की प्रिसाइज लोकेशन नहीं जान सकता। यही वजह है कि G7 देशों ने आज एक आपातकालीन अलर्ट जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज में कोई भी जानबूझकर ब्लॉकेज हुआ तो इसे ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर एक्ट माना जाएगा। यानी सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री इकोनॉमिक रिटेलिएशन भी हो सकता है। इधर फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी नेवल फ्लीट्स को गल्फ रीजन की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया है, और अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस से सर्वेलेंस ड्रोन एक्टिव कर दिए हैं। पर इन सबके बीच सबसे चुप रहने वाला देश है चीन। जबकि पूरे इंडो पैसिफिक में टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं, चीन ना कोई बयान दे रहा है, ना कोई डिप्लोमेटिक ऑफर, बल्कि अपने साउथ चाइना सी बेसिस पर मिसाइल रेडीनेस बढ़ा रहा है। ये सब घटनाएं सिर्फ आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज नहीं हैं, बल्कि लगता है जैसे एक अघोषित ग्लोबल बैटलफील्ड सेट हो चुका है, जिसमें हर महाशक्ति साइलेंटली अपने मोहरे तैनात कर रही है। और इसी साइलेंस में सबसे बड़ा संकेत छुपा है, क्योंकि जब दुनिया चिल्ला रही हो और कुछ देश चुप हों, तो सबसे बड़ा प्लान उन्हीं के पास होता है। एक तरफ इजराइल और ईरान ओपन फायर एक्सचेंज में उलझे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया की ऊर्जा रुकने वाली है, और तीसरी तरफ G7 एक इमरजेंसी ग्लोबल रिटेलिएशन की बात कर रहा है। क्या ये सब सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिएक्शन है, या फिर ये सब कुछ एक ऐसी इनविजिबल ग्लोबल चेसबोर्ड पर मूव किए जा रहे पीसेस हैं जिसका पूरा नक्शा सिर्फ गिने चुने लोग ही देख पा रहे हैं? अब सोचिए, एक UN अधिकारी भारत में घुसने से रोका गया, एक ब्लैक बॉक्स से आवाजें गायब पाई गईं। भारत ने चुपचाप क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की, नेटो ने वॉर इकोनॉमी का दरवाजा खोला, इजराइल ने फायर शुरू किया, ईरान ने एनर्जी चोक पॉइंट पर मिसाइल सेट किए, और G7 ने मिलिट्री रिस्पांस की धमकी दे दी। क्या ये सब महज इत्तेफाक हैं, या फिर हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं जो कागजों पर घोषित नहीं होगा, पर हर देश की इकोनॉमी, बॉर्डर्स और डिप्लोमेसी को भीतर से बदल देगा? और अगर ऐसा है तो अगली बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं, रेडार पर लड़ी जाएगी, और जीत उसी की होगी जो अब भी दिखने वाले शांति के पर्दे में असली युद्ध को पहचान ले। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।